मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र घीसा लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह पूरा जो एक तरह से चैप्टर है, ये एसओएल की सिलेबस में लगा हुआ है और मैंने वहां पर ये लिखा था, तो उसी का जो रूप है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक तरह से आपके समक्ष उपस्थित हुई। जैसा जैसा पूरा एक तरह से अध्याय है, उसी के रूप में मैं आपको चीजों को समझाती हुई। पहला है इसका पॉइंट प्रस्तावना। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में एक तरह से उनको ख्याति प्राप्त है। उन्होंने हिंदी साहित्य की रेखा चित्र विधा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जीवन, दर्शन और कला आदि के संबंध में गृह वेदना के रूप में अपनी विचारों की अभिव्यक्ति भी उन्होंने खुलकर की है। उन्होंने काव्य के साथ साथ संस्मरण और निबंध आदि भी लिखे। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र वास्तविक जीवन पर आधारित होने के कारण अनेक रूप एक तरह से प्रस्तुत करते हैं। साथ ही में वह गहरी संवेदना भी एक तरह से दिखाई देती है। दलित वर्ग पर आधारित इनकी रचनाएं जीवन मूल्यों को बड़ी गंभीरता से व्यक्त करती है। इन्होंने सामाजिक जीवन के साथ साथ ग्रामीण जनता के दुख दर्द को बड़ी मार्मिकता से एक तरह से दर्शाया है, जिसको हम घीसा में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने दलित जाति के लोगों की समस्याओं और विसंगतियों का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा इसका जो पॉइंट है, अधिगम का उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने से आपको क्या क्या मतलब एक तरह से उद्देश्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। पहला है महादेवी वर्मा के साहित्यिक योगदान से आप अवगत हो सकेंगे, रेखा चित्र और उसकी उपयोगिता को समझ सकेंगे, घीसा रेखा चित्र की मूल संवेदना को जान सकेंगे, घीसा रेखा चित्र की समीक्षा तत्व के आधार पर कर सकेंगे, दलित वर्ग की आर्थिक विषमता से व्यथित परिवार की वेदना एवं संवेदना की अभिव्यक्ति भी एक तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे। लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थी, जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही बहुत प्रभावशाली रहा। इनका जन्म सन 1960 को पवित्र होली के दिन फरुदाबाद, उत्तर प्रदेश के एक सुसंपन्न परिवार में। पिताजी गोविंद वर्मा स्वभाव से आदर्श व्यक्ति थे। वे इंदौर के डेली कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर, जो MALB थे। माँ हेमारानी देवी एक विदुषी, धर्मपरायण, कला स्वादिका थी, जिन्हें रामायण, विनय पत्रिका और मीरा के पदों में कई दोहे कंठस्थ थे। महादेवी का पारिवारिक वातावरण कविता और ज्ञान से परिपूर्ण था। महादेवी का ऐसी स्थिति में भावुक एवं संवेदनशील होना स्वाभाविक था। उतना ही सहज था कि उनके मन में दया, करुणा, प्रेम और पर दुख कारकता की भावना प्रबल होती थी। यही कारण है कि एक बार सर्दी की रात को कहीं से कुत्ते पिल्लों की रोने की आवाज से वह रोने लगी। उन्होंने अपनी करुणा चिंतित तथा सहानुभूति पूर्ण व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार बचपन में ही वे देने लगी। महादेवी वर्मा के पिता गोविंद प्रसाद वर्मा लड़कियों की शिक्षा पर जोर एक तरह से देने वाले थे, अतः बचपन में घर पर ही उनकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू पढ़ाने के लिए अलग अलग अध्यापक होते थे। साथ ही संगीत एवं चित्रकला का अध्ययन भी शुरू कर दिया। भाषण कला में उनकी चतुरता ही वस्तुतः उनके गद्य लेखन का, विशेषकर उनके रेखा चित्रों एवं संस्मरणों का चैतन्य तत्व बनकर समूची रचना को जीवंत एवं प्रभावशाली बनाए रखती है। महादेवी वर्मा की स्कूली शिक्षा का प्रारंभ सन 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल में हुआ। 1-2 वर्ष के अंदर ही उनकी रचना प्रक्रिया भी आरंभ हुई। उस समय उनकी कविता की भाषा ब्रज भाषा बनी। ब्रज भाषा में उन्होंने अनेक पदों की रचना की। इस बीच 9 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया। यह विवाह महादेवी को
कभी भी स्वीकार्य नहीं। घर से अलग की गई अबोध बालिका ने बिना खाए पिए बोले सुने कितने ही दिन ससुराल में निकाल दिए। उन्होंने वहां इतनी हलचल मचा दी थी कि अगले ही दिन ससुर ने उन्हें घर वापस भेज दिया। ससुर लड़कियों की स्कूली शिक्षा के विरोधी थे अतः अगले 2 माह के लिए उनकी पढ़ाई जारी नहीं होने दी। ससुर के मृत्यु के बाद पिता गोविंद ने उन्हें फिर पढ़ाई के लिए प्रयाग भेज दिया। साथ ही अपने दामाद को भी इंटरमीडियम कराकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा। वहां उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूर्ण की। महादेवी वर्मा श्री महादेवी वर्मा की शिक्षा पूरी होने के बाद सरस्वती पत्रिका और गुप्त जी कविता से उनका परिचय हुआ। गुप्त जी से प्रभावित होकर उन्होंने खड़ी बोली में कविता करना आरंभ। 11 वर्ष की आयु में कविता लिखी जिसमें उन्होंने आत्मोत्सर्ग और समर्पण से साक्षात्कार करा। सन 1919 में प्रयाग के गर्ल्स कॉन्वेंट कॉलेज में उनकी भर्ती हुई। उसके बाद सन 1920 में उन्होंने 100 छंदों में एक करुण रस प्रधान खंड काव्य लिखा। सन 1922 में चांद्र पत्रिका में मानव कविता प्रकाशित हुई। कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि उनका सा विनोदी परिहास प्रिय छायावादियों में दूसरा नहीं मिलता। उनकी निश्चल भावुक हंसी प्रसिद्ध है। व्यक्तिगत अनुभूतियों की तीव्रता और मम स्पर्शिता में आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का रचना कौशल पूर्व है। महादेवी वर्मा बचपन से ही महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति और अनुराग था। इसी कारण बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी और उन्होंने भिक्षुणी बनने का प्रयास भी किया। बौद्ध दर्शन के प्रभाव से महादेवी की करुणा गंभीर हो गई। वे पीड़ा में ही सुख का अनुभव करती। महादेवी वर्मा ने पीड़ा के दोनों रूपों को स्वीकार किया। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील मन को सारे संसार से एक अविच्छिन्न संबंध में बांध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा से बंधन से परे असीम चेतना का बंधन है। उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिक्षा पूर्ण होने तक प्रयाग के आसपास के गांवों में जाकर गांवों को शिक्षा के प्रति प्रेरणा देना इनका नियमित कार्यक्रम रहा। सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए किया। इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त की गई और साथ ही चांद पत्रिका का निःशुल्क संपादन करने लगी। साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व जितना सरल और महान था उतना ही उनका कृतित्व भी विशाल था। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व पद्य और गद्य दोनों रूपों से ही निखर कर सामने आया। उन्होंने जिस विधा में भी लिखा वह उस विधा में अपना अलग स्थान बना लिया, चाहे वह रेखा चित्र हो या संस्मरण, निबंध हो या काव्य व्याख्यान हो। पद्य में भी उनकी निहार, रश्मि, नीरजा और यामा जैसी काव्य कृतियां के अतिरिक्त हिमालय सदृश संपादित तथा सप्तपर्णा समान अनुवादित काव्य कृतियां आती हैं। तो गद्य में उनके रेखा चित्रों, संस्मरणों और निबंधों के अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर दिए जाने वाले व्याख्यान तथा काव्य संग्रह की भूमिकाएं भी सम्मिलित की जा सकती है। काव्य में गीतों की रचना कर महादेवी ने व्यक्तित्व, वैयक्तिक भावनाओं एवं अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया। गद्य में समाज की पीड़ा के साथ लोक मंगल की कामना को भी अपने साहित्य में दिखाने की भरसक कोशिश की। बचपन से ही महादेवी वर्मा में काव्य रचना के अंकुर फूट पड़े थे। उनकी आरंभ काल की रचनाओं में दृष्टि से समष्टि और स्थूल से सूक्ष्म चेतना के आभास की अनुभूति अभिव्यक्त हुई। निहार की पृष्ठभूमि कौमार्य की भावुकता से उत्पन्न पीड़ा एवं वेदना से तथा चिंतन के मार्ग पर कवयित्री की मानसिक धूमिलता से प्रकृति के प्रति एक सजग जिज्ञासा से रचा गया। इस रचना में उनका जीवन एवं जगत के भिन्न रूपों के प्रति प्रबल और निरीक्षण में मोह लक्षित होता है। रश्मि के अंतर्गत महादेवी ने रहस्य के प्रति इच्छा, कौतूहल
और मिलन की आकांक्षा को किया है। नीरजा और सामयिक गीत में महादेवी वर्मा ने वेदना, अनुभव, चिंतन और करुणा का भाव भी प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाएं काव्य संकलन, आत्मिकता, निरंतर परिक्रमा, सदनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, हिमालय और आधुनिक कवियत्री महादेवी, इनके एक तरह से काव्य संकलन है। कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सत्य, प्रेरणा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा। रेखा चित्र में इनके अतीत के चरित्र और स्मृति की रेखाएं एक तरह से प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। संस्मरण में पथ के साथी और मेरा परिवार, निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध संकल्पित, ललित निबंध, शरणदा, कहानी गिल्लू, चुने हुए भाषणों का संकलन, संभाषण, बाल साहित्य, ठाकुर जी बोले आज खरीदेंगे हमें ज्वाला। इनका संपूर्ण काव्य आरंभ से अंत तक ही अंत एक ही धुरी पर केंद्रित रहा, वह धुरी करुणा और वेदना। इसी विचारधारा पर अव्यवस्थित रहकर उन्होंने प्रकृति के कोश से विभिन्न उपादानों को लेकर उन्हें मानवीय भावों से अनुप्रमाणित करके ना जाने कितने स्मरणीय शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं और उन प्रश्नों का बहुत ही सरल एक तरह से उत्तर भी किताब के जो पृष्ठभूमि है उसमें दिया गया है। तो मैं यहाँ प्रश्नों को नहीं पढ़ रही हूँ, आप उसे देखकर कर लीजिएगा। रेखा चित्र और संस्मरण, साम्य वैषम्य। हम देखते हैं कि रेखा चित्र और संस्मरण कई बार एक जैसे से प्रतीत होते हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि रेखा चित्र और संस्मरण में किस तरह से एक तरह से सूक्ष्म अंतर है। रेखा चित्र और संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की नवीन विधाएं हैं। गद्य साहित्य की स्वतंत्र कलात्मक विधा के रूप में इनका विकास आधुनिक काल में हुआ। रेखा चित्र एक व्यक्ति केंद्रित साहित्यिक विधा है। चित्र दृष्टि का संयोजन रेखा चित्र की विशेषता है। रेखा चित्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुछ रेखाओं से बिना रंगों की छाया से व्यक्त कर सकता है। रेखाओं की भाषा दृश्य होने के कारण उनकी पहचान में कोई विशेष हम देखते हैं कि या कोई अवरोध नहीं होता। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शब्द चित्र छोटे और जीवंत होते हैं, अतः उनकी तुलना स्नैप शॉट से की गई, अतः रेखाओं या शब्द चित्र इसे कह सकते हैं। संस्मरण की मुख्य विशेषता स्मृति है। इसमें प्रायः स्मरण से अधिक लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है। रेखा चित्र में साधारण पात्रों की आकृति भेद कर अतः प्रकृति का अंकन किया जाता है, लेकिन संस्मरण व्यक्ति के अतिरिक्त बाह्य घटनाओं और व्यक्तियों पर लिखा जा सकता है। रेखा चित्र में चित्रण की प्रधानता होती है और संस्मरण में विवरण की। संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ विधा है और रेखा चित्र वस्तुनिष्ठ। ये दोनों विधाएं एक दूसरे के बहुत ही सन्निकट एक तरह से दिखाई देती है। घिसा का प्रतिपाद्य, घिसा का प्रतिपाद्य से हम कहते हैं उसका एक तरह से सार कह लीजिए। भारतीय संस्कृति तथा समाज में महादेवी वर्मा सदैव प्रभावित रही है। इसके साथ ही परिवार जनों, मित्रों तथा सहकर्मियों के सानिध्य का भी उन पर गहरा एक तरह से प्रभाव पड़ा। उनके लेखन के विकास में कहीं ना कहीं इन सभी का योगदान यदा कदा रूप में देखने को मिलता है। मनुष्य का धीरे धीरे संवेदन शून्य होना तथा एक गंतव्यहीन दौड़ में शामिल होकर अपनी पहचान को खो देना बड़ा पीड़ाता है। लेखिका महादेवी वर्मा के मन में इन सब स्थिति परिस्थितियों को देखकर गहरा आघात पहुंचता है, इसलिए उन्होंने अनेक ऐसे रेखा चित्र लिखे जो मानवीय सरोकारों से जुड़े हुए हैं, यानी कि मानवीय सरोकारों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने समाज में उत्पीड़ित और दलित वर्ग के लोगों के जीवन से संबंधित यथार्थ का भी चित्रण संवेदना के आधार पर किया है। घिसा रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने गरीब विधवा स्त्री और उनके छोटे बच्चे यानी कि बच्चे के रूप में घिसा
कि जीवन संघर्ष, समस्या और परिस्थितियों से निरंतर लड़ते रहने का दृढ़ संकल्प का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप से दर्शाया है। इस रेखा चित्र के केंद्र में घीसा है और महादेवी वर्मा ने उसी का वर्णन मम स्पर्शी और संवेदनशील भाव से एक तरह से प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र को कहानी की तरह ही गढ़ा है। रेखा चित्र को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया है। घीसा रेखा चित्र के प्रथम भाग में महादेवी वर्मा ने घुंसी के खंडरों के पास एक गांव में एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने का एक तरह से निर्णय लेती है और उस पाठशाला में पढ़ने के लिए घीसा अपनी माँ के साथ आता है। घीसा एक निम्न जाति विधवा स्त्री का बेटा है और अपने पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद पैदा होने के कारण समाज एवं परिवार में उसकी माँ को लेकर और उसको लेकर बहुत ही अनशंट या अनाप शनाप बातें कही जाती है। महादेवी वर्मा पर भी इसका समाज पर क्या दबाव है, क्या प्रभाव है, वह एक तरह से उस पर भी पड़ते हुए दिखाई देता है, क्योंकि आप जिसे पढ़ाते हैं और वह अलग से समाज में कलंक के रूप में दिखाई देता है या समाज में उसका वर्चस्व नहीं है, तो उसका प्रभाव भी आपके चरित्र पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा पर भी समाज का दबाव एक तरह से मंडरा रहा था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए एक तरह से वह तत्पर होती हुई दिखाई दी। यानी कि कहने का तात्पर्य घीसा को स्कूल में दाखिला ना दिया जाए, लेकिन गांव वालों की चिंता किए बिना महादेवी वर्मा ने उसे स्कूल में भर्ती करा लिया। रेखा चित्र के दूसरे भाग में पात्र घीसा के व्यवहार के बारे में बता। घीसा स्कूल में पढ़ते समय एक समर्पण, गुरु के प्रति गहरा भक्तिभाव और उसकी स्वच्छ संवेदनशीलता का भाव उभर कर आता है। लेखिका ने यहाँ पात्र घीसा के व्यक्तित्व की विशेषताओं को छोटे छोटे प्रसंगों में दिखाने का प्रयास किया है। घीसा की माँ एक मजदूर स्त्री है जो दूसरों के घरों में लीपा पोती का कार्य कर अपने बेटे का भरण पोषण करती है। घीसा के जरिए स्कूल को साफ करना, स्कूल आने के आदेश पर धुले गीले कपड़े पहनकर ना जाना, शिक्षक द्वारा दी गई मिठाई मिलने पर माँ और अपने प्रिय कुत्ते के साथ मिल बांट कर खाना और दंगों में एक तरह फैले जाने पर गुरु एवं अन्य लोगों को रोकने का प्रयास करना आदि कई मर्म स्पर्शी प्रसंगों के माध्यम से घीसा के जीवन के कई ऐसे पक्ष, ऐसे संदर्भ एक तरह से सामने प्रस्तुत किए हैं। उसकी संवेदनशीलता, दृढ़ इच्छा शक्ति और आज्ञाकारिता आदि उसके व्यक्तित्व के इन गुणों के कारण घीसा महादेवी वर्मा के मन में एक तरह से बहुत ही स्वच्छ जगह बना लेता है। रेखा चित्र के तीसरे और अंतिम भाग में महादेवी वर्मा का गांव से विदा लेने का दृश्य अत्यंत मार्मिक दिखाया है। महादेवी वर्मा का अपने स्वास्थ्य के कारण लंबे समय तक स्कूल से दूर रहना पड़ता है। इसकी सूचना भी बच्चों को निरंतर देती रहती है। स्कूल बंद होने की सूचना से कई बच्चे उदास और कई बच्चे खुश भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बच्चों का इसी तरह का मन होता है कि हम देखते हैं कि जैसे ही उन्हें छुट्टी मिल जाती है या स्कूल बंद हो जाता है तो वह दिन भर खेलने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। पर कई बच्चे पढ़ाई के प्रति अपनी लगन, अपनी उत्साह को बनाए रखने के लिए स्कूल जाते हैं, तो वहां पर जब उन्हें उस तरह की प्रक्रिया का रूप नहीं मिलता तो वह उदास होते हुए दिखाई देते हैं। कई बच्चे छुट्टियों के दिनों में किताबों को संभाल कर रख देते हैं, तो कई छुट्टियों के दिनों को गिनना और कई तरह की समस्याएं बच्चे शिक्षिका के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस सब में घीसा स्कूल से लगातार गायब रहता है और लेखिका जब घर के लिए नदी के किनारे पहुंचती है तो सूर्यास्त के समय घीसा नंगे बदन आता हुआ प्रतीत होता है। घीसा के हाथ में बड़ा सा तरबूज है जो वह अपने गुरु को विदा करते हुए भेंट स्वरूप देता है। महादेवी वर्मा उपहार स्वरूप तरबूज को देखते ही उसके मन में शंका एक तरह से उत्पन्न होती है कि घीसा यह तरबूज के तरबूज उसके पास आया कैसे, कहाँ से आया, कहीं उसने कहीं से चुराया तो नहीं है। अनेक प्रकार के जो प्रश्न है उसके दिलो दिमाग छाए रहते हैं। गीजा अपनी सफाई देते हुए कहता है कि वह तरबूज अपने नए कुत्ते के बदले में लेकर आया। लेखिका को यह
भी बताता है अब गर्मी के दिन आने वाले हैं। वह गर्मियों में एक तरह से कुर्ता नहीं पहनना चाहता। नहीं, इस कुर्ते की अब कोई आवश्यकता नहीं है। गीसा महादेवी वर्मा के समक्ष यह भी स्वीकार करता है कि वह झूठ, गुरु से झूठ बोलना यानी कि भगवान से झूठ बोलने के समय घिसा तरबूज के माध्यम से अपने गुरु के सामने अपनी मन की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करता है। वह कोई भी उपहार देने में असमर्थ होता है, तब उसे वह सूझता है कि मैं अपना कुर्ता अगर बेचकर कुछ पैसे मुझे मिल जाए और मैं अपनी शिक्षिका को, अपने गुरु को उपहार स्वरूप कुछ भेंट में अगर दे सकता हूँ तो वह तरबूज दे सकता हूँ, ऐसे उसके मन में ख्याल आया और तब यह वाक्यांश वहां पर घटित होते हुए दिखाई दिया। लेखिका महादेवी वर्मा भी गीसा के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और कहती है कि इतनी बहुमूल्य उपहार आज तक किसी शिष्य ने अपने गुरु को नहीं दिया। महादेवी वर्मा भाव विभोर होकर घीसा से विदा लेती है। कुछ समय बाद जब ये लेखिका का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है तो वह गांव लौटती है और देखती है कि घीसा को भगवान ने अपने पास बुला लिया है। इस प्रकार पात्र घीसा सदा के लिए महादेवी वर्मा से दूर हो जाता है। घीसा एक रेखा चित्र होते हुए भी कहानी की पूरी विशेषता लिए हुए है। ये रेखा चित्र कहानी की तरह कल्पना के आधार पर नहीं अपितु महादेवी वर्मा के जीवन में आए यथार्थ की पृष्ठभूमि पर आधारित पात्रों को प्रस्तुत करता है। इस रेखा चित्र में लेखिका महादेवी वर्मा ने पात्र घीसा से संबंधित विषय वस्तु को ही रखा और उतना ही अपने आप को सीमित किया और सीमित करने के बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया दी वह भी सीमित थी। लेखिका ने रेखा चित्र में अनावश्यक विस्तार भी नहीं किया। महादेवी वर्मा ने वर्तमान समय में पात्र गीसा को रेखा चित्र में प्रस्तुत कर उसे यादगार बना दिया। उसके बाद इस पर कुछ प्रश्न आधारित है तो आप उसका बहुत ही सरल है, आप उनका उत्तर दे दीजिएगा कि कितने कितने रूप में। बहुत सरल प्रश्न रखे हैं यहाँ। मूल संवेदना महादेवी वर्मा द्वारा रचित घीसा अत्यंत मम स्पर्शीय रेखा चित्र है जिसमें गंगा पार घूसी के खंडर और उसके नजदीक के गांव के प्रति महादेवी वर्मा का आकर्षण बना रहता है। गांव में घूमते फिरते देखते हुए लेखिका का ध्यान जाता है कि वहां के दलित एवं निर्धन बच्चों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि पढ़ाने से उनके कई कार्य एक तरह से सबल होते हुए दिखाई देते हैं। महादेवी वर्मा सप्ताह में एक दिन नदी के पार बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। उन्हीं बच्चों में एक घीसा भी है। घीसा एक विधवा स्त्री का बेटा है। घीसा के पैदा होने से पहले ही पिता की जो मृत्यु है वह बीमारी हैजे से हो जाती है। घीसा की माँ अपने आस पड़ोस में लीपा पोती का काम करके अपना गुजारा भत्ता चलाती है और अपने जीवन का निर्वाह करती है। घर में और कोई सदस्य नहीं है इसलिए उसे ही काम करना पड़ता है और घीसा भी अभी बहुत छोटा है जिसके कारण वह सारा जो घर का कार्यभार है उसके कंधों पर आता हुआ दिखाई देता है। घीसा के जन्म के समय माँ को समाज की अनचाही बातों का सामना करना पड़ा। इसका प्रभाव घीसा के स्कूल के दाखिले के समय देखने को मिलता है। गांव वाले उसका विरोध करते हैं, अनेक प्रकार से उसे लताड़ते हैं, अनेक प्रकार से अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा जैसे तैसे करके उसको स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए पुरजोर रूप से कोशिश करती है और उसमें सफल भी होती हुई दिखाई देती है। महादेवी वर्मा गांव के बच्चों को महीने में केवल 4 दिन ही पढ़ा पाती है। अन्य दिनों में वह अपने कार्यों में व्यस्त रहती है। गीसा की पढ़ाई के प्रति लगाव, सादगी और गुरु के प्रति भक्ति भावना को देख महादेवी वर्मा का मन पिघलने लगता है। घीसा अत्यंत आज्ञाकारी बच्चा है और वह बहुत ही सरल सुलभ है। महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र में अनेक संदर्भों द्वारा घीसा के चरित्र की विशेषताओं का एक तरह से निरूपण किया है। वह अपनी बीमारी के चलते पाठशाला के कुछ महीनों में एक तरह से वहां स्कूल में पढ़ाने नहीं जा पाती जिसके कारण बच्चे बहुत दुखी और खुश भी होते हुए दिखाई देते हैं। घीसा अपना कुर्ता बेचकर एक तरह से भेंट स्वरूप तरबूज उपहार में देता है जिसके कारण महादेवी वर्मा के मन में उस घीसा के प्रति एक अलग
भाव एक तरह से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। इस उपहार को जुटाने में गीसा को अपने नए कुर्ते का त्याग भी करना पड़ता है। लेखिका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत ज्यादा भावविह्वल होती है। अपनी बीमारी के तुरंत ठीक होने के बाद वह जब गांव जाती है और उसे पता चलता है कि गीसा अब नहीं रहा और उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसे बहुत ज्यादा एक तरह से तकलीफ होती हुई दिखाई देती है। समीक्षा तत्वों के आधार पर रेखा चित्र का मूल आधार सामाजिक है। निम्न दलित परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को चित्रित किया गया है। गीसा रेखा चित्र में पात्र किस वेदना और कुंठा से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समस्या और विसंगतियों के कारण पात्र निराशा एवं अर्थहीनता का जीवन जी रहे हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति किस तरह से अपने कर्तव्य का बोध करते हुए दिखाई देता है, अपने व्यवहार को संतुलित रहता है और अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव भी एक तरह से दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। रेखा चित्र को इस समीक्षा के आधार पर 6 रूपों में एक तरह से बांटा गया है और उसमें कथानक में या कथा वस्तु में या कथा सार में घीसा यानी कि रेखा चित्र का पूरा एक तरह से कथा आती हुई दिखाई देती है। दूसरे उसमें पात्र चरित्र चित्रण में हम देखते हैं कि पात्र के रूपों में घीसा वहां पर मुख्य रूप से केंद्रित है और उसी के इर्द गिर्द हम देखते हैं कथा का जो आधार है वह एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। तीसरा है वातावरण। हम देखते हैं ग्रामीण वातावरण में यह जो कथा का मूल तथ्य लिखा गया है और इसमें वातावरण किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है उसका भी रूप दर्शाया गया है सामाजिक आधार पर। भाषा शैली हम देखते हैं कि किसी भी कहानी की किसी भी रेखा चित्र संस्मरण अधिक गद्य की या पद्य की कोई भी विधा हो उसमें हम देखते हैं भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो महादेवी वर्मा ने यहाँ पर जो भाषा शैली रखी है वह बहुत ही सरल सहज और सजीव रूप से उसका प्रयोग किया है। वातावरण को देखकर संवेदन रूप को दर्शाया गया है और देसी यानी कि देशज भाषा का रूप एक तरह से पूरे कहानी में बिखेरा दर्शाया गया है। अंत में हम देखते हैं उद्देश्य का जो रूप है, लेखिका का जो उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं दलित वर्ग को एक तरह से प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है कि गरीब के जीवन में हम देखते हैं बहुत सारी वेदनाएं हैं और बहुत सारी समस्याएं उपहार स्वरूप उन्हें मिल जाती है जो समय समय पर प्रयास करने पर भी एक तरह से उनसे दूर नहीं होती हुई दिखाई देती। यहाँ पर अनेक प्रकार की शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। लेखिका ने कोई भी रचनाकार होता है, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की बात हो रही है तो उन्होंने भी अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे वर्णात्मक शैली का, भावात्मक शैली का, चित्रात्मक शैली का। देखिए रेखा चित्र में ये 3 जो शैली है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जिसका उपयोग लेखिका ने अपने रेखा चित्र में किया है। धन्यवाद।